नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे थे साइंस के क्वेश्चनों के बारे में और जो भी राजस्थान के अंदर अलग अलग एग्जाम जो हुए थे उनमें जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। और दोस्तों, किसको ध्यान में रख करके? पटवारी एग्जाम को ध्यान में रख करके, पटवारी एग्जाम को ध्यान में रख करके ये सिलेबस मैं आपको करवा रहा हूँ। अच्छा, आज मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर करवाने वाला हूं वो लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम 2016 का क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवाने वाला हूं। तो वीडियो आज का इंटरेस्टिंग होगा, अच्छे से आपको देखना है। और दोस्तों, इसके साथ साथ मनोज सर की जो क्लास आती है, मनोज सर की जो क्लास आ रही है शाम को रात को 9 बजे जो मनोज सर की क्लास होती है राजस्थान जीके की, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि दोस्तों वहां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे राजस्थान पुलिस के अंदर। अभी जो हाल ही में राजस्थान पुलिस की जो एग्जाम हुई थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे मनोज सर की क्लास में से। इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छे से उस क्लास को आप देखिए। और जो भी डाउट आपको होता है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, फेसबुक से जुड़ सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको पीडीएफ वगैरह भी मिलता रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम 2016 में जो पेपर हुआ था उसके बारे में, ठीक है। तो आज का ये जो सेशन है ये हमारा 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 41 नंबर क्वेश्चन से, ध्यान रखना। 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होके और आपका चलेगा 56 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो भी चैनल के ऊपर पहली बार आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करेगा, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं 41 नंबर से क्वेश्चन से। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा। 41 से लेकर 56 नंबर क्वेश्चन तक जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमारे साइंस के क्वेश्चन थे, तो वही क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए, ये रहा आपका 41 नंबर क्वेश्चन। चलिए मेरे दोस्त, 41 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 41 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि ओस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ओस्टियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन होता है? तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, ओस्टियोलॉजी के अंदर आपका अस्थियों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? अस्थियों का अध्ययन होता है, हड्डियों का अध्ययन होता है आपका ओस्टियोलॉजी के अंदर, ठीक है। अच्छा, जोड़ों का अध्ययन कौन सी विज्ञान में किया जाता है? तो जोड़ों का अध्ययन आपका होता है ऑर्थोलॉजी में। जोड़ों का जो अध्ययन किया जाता है वो ऑर्थोलॉजी में किया जाता है, जोड़ों का अध्ययन। दोस्तों, पेशियों का जो अध्ययन है वो आपका मायोलॉजी में किया जाता है। कौन सी विज्ञान में? मायोलॉजी के अंदर। कौन सी विज्ञान में? मायोलॉजी में किया जाता है। हृदय का जो अध्ययन है मेरे प्यारे दोस्तों वो कार्डियोलॉजी में किया जाता है। कौन सी विज्ञान में? कार्डियोलॉजी में। कार्डियोलॉजी में आपका हृदय का अध्ययन होता है। रक्त वाहिनियों का जो अध्ययन है दोस्तों वो एंजियोलॉजी में होता है। कौन सी विज्ञान में? एंजियोलॉजी में। एंजियोलॉजी में आपका अध्ययन होता है रक्त वाहिनियों का, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी थी। उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन की। 42 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि अस्थि के छिद्र जिनमें रक्त वाहिनियां या तंत्रिकाएं गुजरती हैं, अस्थि का ऐसा छिद्र जिसमें से रक्त वाहिनियां या फिर तंत्रिकाएं गुजरती हैं, वो छिद्र क्या कहलाता है? तो वो छिद्र कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों फोरामेन। वो छिद्र क्या कहलाता है? फोरामेन कहलाता है। यानी कोई भी हड्डी है, उस हड्डी का ऐसा छिद्र जिससे क्या निकलती हो, जिससे रक्त वाहिनियां गुजरती हों या फिर तंत्रिकाएं गुजरती हों, उस छिद्र को कहा जाता है फोरामेन। अच्छा, फिसर क्या होता है? तो दोस्तों जो गुद्दा होती है, गुद्दा, उसमें कभी कभी दरार आ जाती है। गुद्दा के आसपास दरार आ जाती है, यानी फट जाती है ना। गुद्दा के आसपास कट लग जाता है, उस कट को ही क्या कहा जाता है? फिसर कहा जाता है। ये एक प्रकार का दर्द होता है और भयानक दर्द होता है। इसी प्रकार से साइनस, मैंने आपको बताया था साइनस ये जो हड्डी है, हड्डी के अंदर इस प्रकार से द्रव पदार्थ भरा होता है। उस द्रव पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? साइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनस बोलते हैं। इस साइनस को ही प्लाज्मा कहा जाता है ना। साइनस को प्लाज्मा या फिर इसको हम प्लाज्मा नहीं, इसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। प्लाज्मा नहीं बोलते, अस्थि मज्जा बोलते हैं इस साइनस को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो कोशिका का शक्ति ग्रह जो कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कहा जाता है आपका इस माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। अच्छा, कोशिका का शक्ति ग्रह क्यों कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को? क्योंकि दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक भाग पाया जाता है जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भाग होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का एक भाग होता है मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स भाग के अंदर एक चक्कर संपन्न होता है और उस चक्कर को बोलते हैं क्रेब्स चक्कर। क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्कर। समझने की कोशिश करना। माइटोकॉन्ड्रिया का भाग मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स वाले भाग में एक चक्कर पाया जाता है, उस चक्कर को बोलते हैं क्रेब्स चक्कर। इस क्रेब्स चक्कर के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा मिलती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ऊर्जा ग्रह, शक्ति ग्रह या फिर पावर हाउस कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो 1886 में। 1886 में अल्टमैन व कोलिंकर नाम के व्यक्ति ने की थी। अल्टमैन व कोलिंकर नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था बेंदा ने। किसने दिया था? बेंदा ने। बेंदा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो अल्टमैन है, अल्टमैन ने इसको नाम दिया था बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया था। अल्टमैन ने इसकी खोज करने के बाद इसको बायोप्लास्ट नाम दिया। और इस बायोप्लास्ट नाम को बदल करके माइटोकॉन्ड्रिया किसने किया? तो भाई बेंदा ने किया। इसके साथ साथ दोस्तों एक फ्लेमिंग नाम का व्यक्ति और ध्यान रखना है आपको। फ्लेमिंग नाम के व्यक्ति ने इस माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला नाम दिया है। क्या नाम दिया है? फाइला। माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला नाम किसने दिया है? तो फ्लेमिंग नाम के व्यक्ति ने दिया है। इतनी सारी बातें आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ध्यान रखनी थी। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, जो अंतःपर्दवी जालिका है, अंतःपर्दवी जालिका को क्या कहा जाता है? अंतःपर्दवी जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। कोशिका का कंकाल तंत्र किसको कहा जाता है? कोशिका का कंकाल तंत्र जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका किसको? अंतःपर्दवी जालिका को। इसी प्रकार से गोल्जिकाए की अगर हम बात करते हैं तो गोल्जिकाए जो है इसको कहा जाता है कोशिका का परिवहन तंत्र। कोशिका का परिवहन तंत्र किसको कहा जाता है? तो कोशिका का जो परिवहन तंत्र कहा जाता है वो कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों गोल्जिकाए को। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी थी किसके बारे में? इस गोल्जिकाए के बारे में। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि गोवंश के पशुओं में कशेरुक दंड का सूत्र क्या होता है? कशेरुक दंड का सूत्र आपको पूछा है गोवंश के पशुओं में। कौन से पशुओं में? गोवंश के पशुओं में। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। C7TH13L6HS5CO18C20 ये किसका होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये आपका होता है गोवंश के पशुओं का। और ये जो आपका है ना, ये होता है आपका घोड़ों का। ये किसका होता है? घोड़ों का होता है। ये घोड़ों का होता है। ठीक है ना, ये सूत्र ध्यान रखना। ये कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी का सूत्र होता है जो गोवंश का होता है। वैसे आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है पटवारी के एग्जाम की दृष्टि से। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 45 नंबर क्वेश्चन है अग्रपाद में नहीं पाई जाने वाली अस्थि। अग्रपाद में नहीं पाई जाने वाली अस्थि कौन सी है? तो ध्यान रखना, अग्रपाद में नहीं पाई जाने वाली जो हड्डी है आपकी, अग्रपाद का मतलब हाथ, अग्रपाद का मतलब आपका हाथ होता है। तो हाथ में कौन सी हड्डी नहीं होती है? देखिए मेटाकार्पल्स ये जो होती है आपकी मेटाकार्पल्स जो होती है वो आपकी हथेली में होती है। कहाँ पर होती है? हथेली में। तो ये भी आपकी हाथ में पाई जाती है। ह्यूमरस जो होती है वो हमारी भुजाओं में पाई जाती है, बाहों में, भुजाओं में, है ना, भुजाओं में, ऊपर की जो बाहें होती हैं वहाँ पर। और स्केपुला जो होती है वो हमारी मतलब कोहनी से नीचे की जो हड्डी होती है उसको स्केपुला हड्डी बोलते हैं। तो ये भी होती है हाथ के अंदर, ये भी होती है, ये भी होती है। तो कौन सी नहीं होती? तो दोस्तों ध्यान रखना, मेटाटार्सल्स नहीं होती। मेटाटार्सल्स जो है वो दोस्तों पैर की हड्डी होती है। किसकी हड्डी होती है? पैर की हड्डी, पंजे की हड्डी। पैर यानी पंजे की हड्डी होती है मेटाटार्सल्स।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सही कथन क्या है। सही कथन क्या है, देखिए, बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा बड़ा होता है। बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा बड़ा होता है। अच्छा, दूसरा दे रखा है दाएं फेफड़े की तुलना में बायां फेफड़ा बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, दोनों फेफड़े आकार में बराबर होते हैं। दोनों फेफड़े आकार में बराबर नहीं होते मेरे प्यारे दोस्तों, ये गलत बात है। दोनों फेफड़ों में बराबर पालिकाएं होती हैं, नहीं। जो दायां फेफड़ा आपका होता है, दायां फेफड़ा, ये जो दायां फेफड़ा आपका होता है, दायां फेफड़ा, इसमें तो आपके पाए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 3 भाग। इसमें तो इस प्रकार से 3 भाग होते हैं और इसमें 2 भाग होते हैं, तो ये भी आपका गलत है। तो अब इसमें से आपको देखना है, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी जो बायां फेफड़ा होता है, इसकी तुलना में दायां फेफड़ा बड़ा होता है। ये जो दायां फेफड़ा है ये बड़ा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना। और जो बायां फेफड़ा है ये क्या होता है, छोटा होता है। बायां फेफड़ा छोटा होता है, क्यों होता है, क्योंकि इस साइड ज़्यादा क्या होता है, आपका हृदय होता है। हृदय होने के कारण ये थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है। हृदय होने के कारण ये थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है बायां फेफड़ा। ठीक है, ध्यान रखोगे अच्छे से, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कंडरा जोड़ता है। कंडरा एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। कंडरा एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, वो किसको जोड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कंडरा होता है वो मांसपेशी को आपस में मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है दोस्तों, कंडरा करता है। कौन करता है, कंडरा। कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। अच्छा, हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है, तो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट। कौन जोड़ता है, लिगामेंट। लिगामेंट, ठीक है ना, लिगामेंट। लिगामेंट, इसको हम स्नायु ऊतक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नायु ऊतक भी बोलते हैं। जो भी आप, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन की। तो 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शरीर के पाचन तंत्र का भाग नहीं है। शरीर के पाचन तंत्र का भाग नहीं है, तो दोस्तों प्लीहा पाचन तंत्र का भाग नहीं है। प्लीहा पाचन तंत्र का भाग नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके अलावा गर्सनी, गुद्दा और मुंह है, ये तीनों के तीनों भाग आपके किसके हैं, पाचन तंत्र के भाग हैं। लेकिन प्लीहा आपका पाचन तंत्र का भाग नहीं है। दोस्तों प्लीहा के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि प्लीहा के अंदर आरबीसी की मृत्यु होती है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ प्लीहा में ही दोस्तों क्या होता है, नवजात जो शिशु होता है, नवजात शिशु, नवजात शिशु में जो रक्त का निर्माण होता है, नवजात शिशु में जो रक्त का निर्माण होता है वो भी आपका प्लीहा से ही होता है। कहाँ से होता है, प्लीहा से ही होता है। ये बात पे आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकते हैं क्वेश्चन आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति क्या कहलाती है। मूत्र के अंदर हीमोग्लोबिन की उपस्थिति क्या कहलाती है, तो मैं आपको बता दूं, मूत्र के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी उपस्थिति कहलाती है हीमोग्लोबुनीरिया। हीमोग्लोबुनीरिया आपकी क्या कहलाती है, मूत्र के अंदर हीमोग्लोबिन, मूत्र के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाना क्या कहलाता है, हीमोग्लोबुनीरिया कहलाता है। इसके साथ साथ दोस्तों हिमेचूरिया किसको बोलते हैं, हिमेचूरिया बोलते हैं रक्त के, मूत्र के अंदर आरबीसी, मूत्र के अंदर अगर आरबीसी है, मूत्र के अंदर अगर आरबीसी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिमेचूरिया बोलते हैं। और दोस्तों मूत्र के अंदर अगर हीमोग्लोबिन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबुनीरिया बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। 50 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है। छोटा सा बच्चा भी आपको बता देगा कि रक्त का पीएच मान कितना है। रक्त का पीएच मान जो है ना वो आपका 7.4 है। क्या है, 7.4
4, यानी रक्त जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या होता है, रक्त एक प्रकार का क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। रक्त एक प्रकार का क्षारीय प्रकृति का होता है, ध्यान रखना है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की। 51 नंबर क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन जो है वो किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो मैं आपको बता दूं, नेफ्रॉन जो है ना वो वृक्क यानी किडनी, नेफ्रॉन यानी जो किडनी जो होती है ना, किडनी यानी वृक्क यानी किडनी जो होता है, किडनी की वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। दोस्तों नेफ्रॉन ही क्या करता है, मूत्र का निर्माण करने का काम करता है। मूत्र का निर्माण करने का काम कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। और नेफ्रॉन ही क्या होता है, इस किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। अच्छे से आपको ये बात ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मादा के ताव यानी गर्मी आने पर अधिक सक्रिय एवं प्रभावशाली होने वाला हार्मोन कौन सा है। जब मादा के ताव आती है, गर्मी आती है, तब अत्यधिक सक्रिय और प्रभावशाली होने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है वो गर्मी आने पर, ताव आने पर मादा में अधिक सक्रिय होता है, अधिक प्रभावशाली होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये जो ऑक्सीटोसिन दे रखा है ये दोस्तों दुग्ध ग्रंथियों में पाया जाता है, दुग्ध उत्पादन करने में काम आता है। यानी मादा के दुग्ध उत्पादन करने में काम कौन आता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम आता है। और दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ना वो नर के अंदर पाया जाता है, मेल के अंदर पाया जाता है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये दोस्तों गर्भकाल के टाइम क्या होता है, सक्रिय होता है। गर्भकाल के टाइम सक्रिय होता है, कहने का मतलब इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। प्रेगनेंसी हार्मोन किसको कहा जाता है, इस प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है इस प्रोजेस्टेरोन को, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि बकरी में यौनारंभ की अनुमानित आयु होती है। बकरी में यौनारंभ की अनुमानित आयु होती है, कितनी होती है, यानी कहने का मतलब जो बकरी होती है उसमें कितने दिनों के बाद या कितने महीने के बाद उसमें यौन अवस्था आ जाती है। तो ध्यान रखना 4 से लेके 12 माह, 4 से लेके 12 माह के बाद एक बकरी में क्या आ जाती है, यौनारंभ उत्पन्न हो जाती है, यानी वो माँ बनने के लायक हो जाती है 4 से 12 माह के बाद, ठीक है। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन की। 54 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मध्य चक्र को बांटा जा सकता है। मध्य चक्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, मध्य चक्र को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 4 भागों में। मध्य चक्र के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। बड़े अच्छे से आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। वैसे आपको ये पूछता है कि मध्य चक्र होता क्या है, तो मध्य चक्र दोस्तों ये होता है कि यानी कोई भी मादा हीट पीरियड में आती है, कोई भी मादा हीट पीरियड में आती है। मादा मतलब पशु मादा, पशु मादा है ना, पशु मादा जो है ना वो हीट पीरियड में आती है तो वो एक क्या छोड़ती है, कुछ तरल पदार्थ छोड़ती है। और उस तरल पदार्थ को सूंघ करके उसका जो नर होता है वो क्या होता है, उसकी ओर आकर्षित होता है और वापस में क्या करते हैं, सेक्सुअल क्रिया करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मध्य चक्र बोलते हैं। यानी कहने का मतलब हीट पीरियड आना, किसी भी पशु के अंदर हीट पीरियड आना मध्य चक्र कहलाता है। और इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। तो 55 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन का स्रावण होता है। इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है, तो दोस्तों इंसुलिन का जो स्रावण होता है वो अग्न्याशय से होता है। कहाँ से होता है, अग्न्याशय से। अग्न्याशय से आपका इंसुलिन का स्रावण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंसुलिन के बारे में आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। और दोस्तों इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखना बेटिंग और बेस्ट, बेटिंग व बेस्ट नाम के 2 व्यक्ति थे। इस बेटिंग व बेस्ट नाम के व्यक्तियों ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। और इस इंसुलिन को किसके अंदर खोजा गया था, तो इंसुलिन को कुत्ते के अंदर खोजा गया था। किसके अंदर खोजा गया था,
कुत्ते के अंदर, इसको कुत्ते के अंदर खोजा गया था। बड़े अच्छे से ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गर्भकाल के दौरान, गर्भकाल के दौरान क्या होता है। गर्भकाल के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर अधिक हो जाता है, किसकी बजाय, एस्ट्रोजन की बजाय। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अधिक सक्रिय हो जाता है कब, गर्भकाल के टाइम, ठीक है। इसीलिए इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या कहा जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इससे आगे जो आपके क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपके किसके हैं, मतलब जीके के हैं, वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा। मैं आपको सिर्फ साइंस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और अच्छे से आप तैयारी अपनी कर रहे होंगे। दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपका पटवारी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन मैं आपको वही करवा रहा हूँ जो राजस्थान के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए पटवारी में जो साइंस है उसमें से उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए, दमदार तरीके से तैयारी कीजिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।